हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 17th बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट और कह सकते हैं मिनी प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कराएंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा तो हम इस क्वेश्चंस को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। इसमें हम कोशिश किए हैं कि बीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हुए उस टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करें। तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह है कि कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है। तो चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला पॉइंट्स अगर हम पढ़ेंगे तो संयुक्त निर्वाचन मंडल पद्धति की स्वीकृति सही है। प्रांतीय विधान मंडल में दलित वर्ग के लिए स्थानों का आरक्षण ये भी सही है। केंद्रीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए स्थान ये भी सही है। सरकारी नौकरी, ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट गलत है क्योंकि पूना पैक्ट सरकारी नौकरियों से दलितों के लिए कुछ यहाँ पे बात नहीं कहा गया था, तो ये पॉइंट गलत है। और अगर हम बात कर रहे हैं पूना पैक्ट के बारे में तो आप लोगों को बता दूं कि पूना पैक्ट जो है इसका एग्जैक्ट डेट क्या था, तो 24 सितंबर, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चारों ऑप्शंस को अगर हम किस तरह से देखें, मतलब चारों पॉइंट्स को किस तरह से सजाएं कि हमारा सही आंसर निकल के आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं साइमन्स कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था, तो फरवरी 1928 में, ठीक है। गठन 27 में हुआ, भारत पहुंचा 28 में, फरवरी 1928, 3 फरवरी, ठीक है। अब यहाँ पे आता है सेकेंड असहयोग आंदोलन, तो हम जानते हैं 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। पूना पैक्ट अभी जस्ट हमने देखा 1932, यहाँ पे फिलहाल मंथ की कोई बात करना ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी ईस्वी अलग अलग है। गांधी अरविंद समझौता हम जानते हैं 1931 है, मार्च 1931। अब आराम से सजा सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा 2, उसके बाद अगर हम देखें तो 1, फिर 4, उसके बाद 3, यानी करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। तो इस तरह के सवाल आपके पेपर में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आप जो भी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़े उनका डेट अच्छे से याद रखिएगा, मंथ और ईस्वी दोनों अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा माउंटबेटन योजना, ठीक है। माउंटबेटन योजना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न बनता है कि किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नमक सत्याग्रह स्टार्ट तो यहाँ पे गांधी जी ने किया ही था 12 मार्च 1930 को, और 6 अप्रैल को जाके समाप्त हुआ था। तो ये तंजौर तट की बात की जा रही है। तंजौर तट पर किसने किया, तो सी राजगोपालचारी जो है इन्होंने। तो ऑप्शन यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न जो बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला पॉइंट कि यह कथन ओजोन पर, यह जो है ओजोन परत के रिक्तीकरण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। यह 1992 के बाद अस्तित्व में है, ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा। क्यों गलत होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 87 में जो कि ये हस्ताक्षर इस पर किया गया था और 89 से इस पर मतलब 89 से ये अस्तित्व में आ चुका था। तो यहाँ पे 92 बहुत ज़्यादा आगे चल जा रहा था, ऐसा नहीं होगा। बाकी यहाँ पे ये 3 ठीक है, और चौथा 89 हेलेंस्की में आयोजित की गई थी। तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन पर नज़र डालें तो ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रित करने के उद्देश्य से विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। और 16 सितंबर वही डेट है जहां पर हम डेट हर वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1989 से यह प्रभावी हो गया, जिसकी पहली बैठक मई 1989 में हेलेंस्की में आयोजित की गई थी। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो डबसन इकाई में मापी जाती है। तो ये सभी के सभी पॉइंट्स अच्छे से याद रखेंगे। अगर आप लोगों को इस तरह का रोज़ाना वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की जो ख्याति थी, विख्यात थी, प्रसिद्ध थी, वो क्यों। उषा मेहता,
तो उषा मेहता जो थे जो मेहता थी भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त रेडियो कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु ये प्रसिद्ध थी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनता है। नेक्स्ट आता है कि किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यहाँ पे निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना की गई थी। तो कह सकते हैं ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट होगा, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो है। सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन बी 2 और 3। लेकिन जो पहला है पीजेंट्स एंड वर्क्स पार्टी ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पीजेंट्स एंड वर्क पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना केशवराव जेदे, नाना पाटिल और माधवराव बागल ने की थी। तो यहाँ पे भीमराव अंबेडकर के द्वारा 2 चीज़ें देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। किताबुल हिंद जो है इसे भारत का दर्पण माना जाता है और इससे जुड़ी कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे जानने को मिलेगा। अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। अलबरूनी ने 1030 में किताबुल हिंद यानी भारत के दिन नामक प्रसिद्धि की किताब की रचना की। अलबरूनी का जो मूल नाम था वो अबू रेहान मोहम्मद था, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है, लेकिन वह अलबरूनी के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध है जिसका अर्थ होता है उस्ताद। अलबरूनी की जो रचनाएं हैं जैसे कि द क्रोनोलॉजी ऑफ एसेट नेशन यानी पुरानी कौमों का इतिहास, तहकीक हिंद, किताबुल हिंद, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। और यहाँ पे जैसे कि हमने देखे भारतीय इतिहास का पहला जानकार इसको माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि सेल्ट क्या है। सेल्ट एक नौपाषाणी कालीन क्या है। तो ध्यान रखेंगे सेल्ट जो है वो नौपाषाण कालीन एक उपकरण है और इस अवधि में क्या होता था कि लोगों ने पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों और कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे और उसी चीज़ को सेल्ट के नाम दिया जाता था। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, उपकरण था। जारवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल है। चालकोलिथिक मतलब हम जानते हैं ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है, जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो यहाँ पे देखिए 1929 में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस जिसमें अंग्रेजों के पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प जो अंगीकृत किया गया था, 1929 की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, और ये जवाहरलाल नेहरू जी की पहली अध्यक्षता थी। तो ये ध्यान रखेंगे 1929 लाहौर अधिवेशन। नेक्स्ट आता है कि किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था। ये प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कई अलग अलग पेपर्स में देखने को मिला होगा आपको। तो चटगांव शस्त्रागार की बात करें तो सूर्यसेन, ठीक है, मास्टर दा के नाम से इनको जाना जाता है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया गया था डेबोरेनर के द्वारा, और इसमें इनका भी योगदान था लूथर मेयर। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व, ध्यान दीजिएगा, हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होता है, यह नियम है। तो यहाँ पे करेक्ट होगा न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक जो नियम है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीव के अनुसार जो था वो कह सकते हैं परमाणु द्रव्यमान यानी परमाणु भार के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो हमारा आधुनिक तत्वों का वर्गीकरण जब बना यानी कि मोस्ले के द्वारा, तो उसमें परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया था। तो यहाँ पे फिलहाल सही आंसर ऑप्शन ए बन जाता है। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं। अक्रिय तत्वों को किस समूह में रखा जाता है, किस समूह के तत्व हैं। ये शून्य समूह के तत्व हैं, इन्हें हम लोग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। 18वें समूह के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए होगा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है। अक्षांश देशांतर तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे अगर ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे ग्लोब ले लें, मान लो जो ये हमारा भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा जो कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, सबसे पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, 0 डिग्री कहते हैं, इक्वेटर हमारा है। तो अगर हम देखिए ये ध्रुव हो गया
अगर ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा है, तो ये सभी के सभी ऐसे बने हुए, तो ध्रुव की तरफ जाने पर क्या होता है, इनका जो प्रकृति व्यास है, व्यास की प्रकृति वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ के तुलना में अगर देखो तो यहाँ पे तो कम ही हो रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये घटता है। यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, घटता है। हाल ही में लिखी गई पुस्तक अम्बेडकर अलाइव के लेखक कौन है? हाल ही में पुस्तक लिखी गई है अम्बेडकर अलाइव के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं शशि थरूर। शशि थरूर ऑप्शन सी, ठीक है, शशि थरूर। हाल ही में NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन किस राज्य में कूपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? ध्यान दीजिएगा, कूपा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी, तो ये गुजरात में करेगी। ए करेक्ट आंसर है गुजरात। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे भूमध्य रेखा के अलावा कोई भी ऐसा अक्षांश रेखा नहीं है जो 2 भागों में विभाजित करता हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी अक्षांश नहीं। कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, इसका निर्धारण करने का अधिकार किसको है? यानी कि कोई व्यक्ति SC में आएगा, ST में आएगा, ये अधिकार किसके पास है? तो संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में ये अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया। तो ऑप्शन ए बनेगा राष्ट्रपति के पास, ठीक है। वर्तमान समय में लोकसभा की 543 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति यानी SC के लिए आरक्षित है? तो ध्यान दीजिएगा कि टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 130 यहाँ पे कह सकते हैं 131, ठीक है, 131 जो सीटें हैं वो SC और ST दोनों के लिए, SC और ST के लिए है, जिसमें SC के लिए टोटल 84 सीटें और ST के लिए 47, ठीक है, 47 दोनों मिला करके देखा जाए तो 7 4 11 और 8 4 12 1 13, यानी टोटल आपका 131 सीटें हैं। SC के लिए 84 और ST के लिए 47। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हुआ 84, क्योंकि SC की बात की गई है। ध्यान में जरूर रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के डुंगरिया कुद सोल को GI टैग दिया गया? डुंगरिया कुद सोल जो है ये आपका उड़ीसा में हाल ही में इसको GI टैग दिया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल फाइनल किसने जीता? तो अभी मैंने हाल ही में आपको आज ही मैंने मॉर्निंग में आपको टेलीग्राम पर अपना नोट्स वाला PDF दिया था जिसमें ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता 2024 के बारे में जिक्र किया गया था। तो उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया है कि चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस का खिताब जो जीता गया वो जेनिक सिनर ने जीता है, जेनिक सिनर ने जीता है। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आर्याना सबालेंका, ठीक है, आर्याना सबालेंका। और इन्होंने ही US ओपन का भी खिताब जीता है, US ओपन का खिताब भी इन्होंने जीता, जेनिक सिनर और आर्याना सबालेंका। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड जो हमारा होता है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता है? तो मेंस सिंगल की बात करें तो मेंस सिंगल हो जाएंगे कार्लोस अल्कराज जो कि स्पेन के हैं। और महिला एकल की बात करें यानी कि वोमेंस सिंगल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, उनका नाम हो जाता है ईगा स्वीटेक, ठीक है, ईगा स्वीटेक जो कि पोलैंड के। फिर हमारा आता है विंबलडन ओपन। तो विंबलडन ओपन की अगर हम बात करें तो इसमें मेन सिंगल आ जाते हैं वापस से कार्लोस अल्कराज। और वुमेन सिंगल की अगर हम देखें तो इसमें बारबोरा आपको देखने को मिलेगा जो कि चेक गणराज्य के हैं। और लास्ट वाला तो मैंने आपको बताया US ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है जेनिक सिनर और महिला एकल आर्याना सबालेंका ने, ठीक है। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट आता है कि 2024 में गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? गणतंत्र दिवस परेड की जुड़वा थीम क्या थी? तो ऑप्शन बी होगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक तो प्रश्न और ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको मिला? तो सांस्कृतिक मंत्रालय की जो झांकी थी भारत लोकतंत्र की जननी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। और अगर राज्यों में बात करें तो राज्यों में उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया? 206 फीट ऊंचे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जो कि BR अम्बेडकर जी को समर्पित है,
बी आर अम्बेडकर जी को समर्पित है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति वनम के नाम से जाना जाता है। ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, सी करेक्ट होगा। बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो बिहार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का जो नाम है क्लीन एयर ऐप। क्लीन एयर ऐप ऑप्शन बी होगा, क्लीन एयर ऐप। ये सब कुछ मैंने आपको कराया हुआ है करंट अफेयर्स, बिहार करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला पॉइंट आता है कि बिहार में 3 रामसर स्थल है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है कि पहला जो रामसर स्थल था वो 2020 में कांवरताल बेगूसराय को घोषित किया गया था, और दूसरा और तीसरा जो है वो 2024 में जमुई ज़िले के नागी और नट्टी जो है उनको मिला, यानी टोटल 3 रामसर स्थल बिहार से हो जाते हैं। नागी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रामसर स्थल है, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत है, ठीक है। दोनों जो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक है तो ये चीज़ गलत है। कांवर झील भी रामसर स्थल है जो कि समस्तीपुर में, ये गलत है। भी मैंने बताया कि कांवरताल जो झील है वो बेगूसराय में, तो ये गलत है। सही क्या होगा? सही कथन बताना था, केवल और केवल एक सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार का स्कोर क्या है? तो बिहार का स्कोर यहाँ पे 57 हो जाता है, ऑप्शन ए 57, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि राज्य के चिकित्सा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में जो राज्य है वो बिहार सबसे लास्ट में आया, तो सबसे टॉप पर, शीर्ष पर कौन है? तो उत्तराखंड और केरल, ठीक है, उत्तराखंड और केरल जो है वो टॉप पर रखा गया, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन चुका है? तो पहला ऐसा करने वाला एमपी जो कि फर्स्ट राज्य था, और बिहार यहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में करने वाला दूसरा राज्य बना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले के अंडरठाड़ी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो ये जो मिला है वो मधुबनी में देखने को मिला, मधुबनी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन है, दोनों को पढ़िए, बताइए कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल द्वारा किया गया, सही है। भारत के 75वें महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमगढ़ प्रतिमा गंगा घाट के नज़दीक लगाई जाएगी, इसे क्या नाम दिया जाएगा? तो इसे जो नाम दिया जाएगा वो है स्टैचू ऑफ विजडम, ठीक है, स्टैचू ऑफ विजडम नाम दिया जाएगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन जरूर पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन सा? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अनाई मोदी, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर के रूप में अनाई मोदी को जाना जाता है, तो ऑप्शन ए होगा। मरकत द्वीप, जिसको हम लोग अमराल्ड आइलैंड के नाम से भी जानते हैं, मरकत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपका पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैंडल पीक, ठीक है, उत्तरी अंडमान में पड़ता है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो करेक्ट आंसर होगा परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन। अच्छा, परिशिष्ट पर्वन को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको भी याद रखिएगा, स्थीवीरावल्ली, स्थीवीरावल्ली चरित्र, स्थीवीरावल्ली चरित्र, ठीक है, हेमचंद्र के द्वारा ये लिखा गया पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? यह तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं, ये जो तर्क दिया गया था किसके द्वारा? तो डेविड रिकार्डो के द्वारा, ठीक है, डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित, यानी अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि कोई देश वही निर्यात करता है जहां वह कुशलतापूर्वक और बहुयात में उत्पादन करता है? तो हेक्सर
ओहिलीन मॉडल जो है इस सिद्धांत में ये बात कही गई है, बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चंस एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, तो मुझे ये अच्छा लगा इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो थोड़ा सा इसको याद रखना। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है कि कौन सा जल निकाय उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार को अलग करता है? 9 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री या 8 डिग्री? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 10 डिग्री जो चैनल है इस पर मैंने ट्रिक बताया था। 9 डिग्री, 10 डिग्री, 9, 8, 9, 10 पर एक ट्रिक बताया गया आप लोगों को, जैसे कि मामी लक्ष्मी, ठीक है, मामी लक्ष्मी मिनी कार में। तो अब यहाँ पे कैसे याद रखते हैं? मिनी कार को हम यार छोटी कार कर देते हैं, ठीक है। मामी लक्ष्मी छोटी कार में, मिनी मत करो, छोटी कार करो। मामी लक्ष्मी छोटी कार में। देखिए 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनी काय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल में लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग करता है। और 10 डिग्री जो चैनल है वो छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यानी अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अच्छा 6 डिग्री जो चैनल है उसके बारे में थोड़ा सा याद रखो। 6 डिग्री जो चैनल है वो हम कह सकते हैं कि निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है, निकोबार और सुमात्रा, ठीक है, निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके, और बगल में घंटी को ऑल पे शेयर करिए ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।